हाईवे 666 रूहों का कारवां। राघव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो शांत स्वभाव का है लेकिन भूतों पर विश्वास नहीं करता। छोटू राघव का नया क्लीनर जो पहली बार लंबी दूरी की यात्रा पर निकला है और बहुत डरपोक है। वो एक रहस्यमयी आकृति जो सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मांगती है। रात के 2 बजे थे। राघव का 18 चक्के वाला ट्रक महारानी नेशनल हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। चारों ओर घना जंगल था और कोहरा इतना कि हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता साफ नहीं दिखा पा रही थी। उस्ताद, आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बगल की सीट पर बैठे छोटू ने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने बीड़ी का एक कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए कहा, अजीब क्या? सड़क है, ट्रक है और हम हैं। चुपचाप सो जा, सुबह तक मंडी पहुंचना है। तभी ट्रक के रेडियो में अचानक खरखराहट होने लगी। कोई गाना नहीं बज रहा था, बस एक औरत के रोने की धीमी आवाज आने लगी। राघव ने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। उस्ताद, वो देखो! छोटू चिल्लाया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। राघव ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक टायर घिसटने की तीखी आवाज के साथ उस औरत से महज कुछ इंच की दूरी पर रुका। राघव गुस्से में नीचे उतरा। पागल है क्या? मरना चाहती है? लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा। जब राघव वापस मुड़ा तो उसने देखा कि ट्रक के पीछे वाले शीशे पर एक हाथ का निशान था, मिट्टी और खून से सना हुआ ढाबा जो नक्शे पर नहीं था। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें भूख लगी। रास्ते में एक पुराना ढाबा दिखा। वहां कोई बिजली नहीं थी, बस कुछ लालटेन जल रहे थे। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें सफेद थीं। उसने बिना पूछे 2 थालियां उनके सामने रख दी। इस रास्ते पर जो रुकता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, बूढ़े ने धीरे से कहा। राघव हंसा। बाबा, हम सालों से यहां आ जा रहे हैं, हमें मत डराओ। तभी छोटू की नजर अपनी थाली पर पड़ी। दाल के अंदर से एक इंसान की उंगली तैरती हुई ऊपर आई। छोटू की चीख निकल गई। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, ढाबा गायब था। वे दोनों बीच सड़क पर धूल में बैठे थे और उनके सामने सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। ढाबे के गायब होने के बाद राघव का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की। करीब 10 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। वहां एक हवलदार हाथ में टॉर्च लेकर खड़ा था और रुकने का इशारा कर रहा था। उस्ताद, पुलिस! शुक्र है भगवान का, कोई तो इंसान मिला। छोटू ने राहत की सांस ली। राघव ने ट्रक रोका। पुलिस वाला खिड़की के पास आया। उसकी खाकी वर्दी पुरानी और धूल से भरी थी, टोपी का रंग उड़ चुका था और चेहरे पर एक अजीब सी पीलाहट थी। इतनी रात को कहां जा रहे हो? पुलिस वाले की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी टूट रही हो। जी उस्ताद, मंडी जा रहे हैं। पीछे कुछ अजीब हुआ हमारे साथ। राघव ने कहना चाहा पर पुलिस वाले ने उसे बीच में ही टोक दिया। आगे रास्ता बंद है, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो, मैं तुम्हें छोटा रास्ता बता दूंगा। बिना इंतजार किए वो पुलिस वाला ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और राघव और छोटू के बीच वाली खाली जगह पर बैठ गया। ट्रक के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंडक छा गई। एक अजीब सी महक आने लगी, जैसे कोई पुरानी गीली मिट्टी या कोई जानवर मर गया हो। छोटू ने गौर किया कि पुलिस वाला बिल्कुल पलके नहीं झपक रहा था, वो बस सामने सड़क को घूर रहा था। उसकी नेम प्लेट पर लिखा था अर्जुन सिंह। साहब, आप इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे थे? छोटू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अर्जुन सिंह धीरे से मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान चेहरे तक नहीं पहुंची। मैं ड्यूटी पर हूं, 10 साल से इसी मोड़ पर ड्यूटी दे रहा हूं, यहां से कोई बचकर नहीं जाता। राघव को कुछ अजीब लगा। उसने साइड मिरर में देखा। पीछे की सीट पर बैठा पुलिस वाला शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। सीट खाली थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से बगल में देखा तो वो साया वहीं बैठा था। राघव का गला सूख गया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक बीड़ी जलाने की कोशिश की। माचिस की तीली जलते ही जो रोशनी हुई, उसमें उसने देखा कि पुलिस वाले के गले पर एक गहरा कटा हुआ घाव था जिससे अब भी काला गाढ़ा खून रिस रहा था। गाड़ी रोको! पुलिस वाला अचानक चिल्लाया। राघव ने घबराकर ब्रेक मारा। पुलिस वाला बिना कुछ बोले नीचे उतरा और अंधेरे जंगलों में ओझल हो गया। उसके जाते ही ट्रक के अंदर की बदबू गायब हो गई।
तभी छोटू की नज़र सीट पर पड़ी। वहां पुलिस वाला एक पुरानी फटी हुई डायरी छोड़ गया था। राघव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। वो एक एक्सीडेंट रिपोर्ट थी। उसमें एक अखबार की कटिंग चिपकी थी, जिसकी तारीख 7 मार्च 2016 थी। खबर की सुर्खी थी, भयानक हादसा, पुलिस चेकपोस्ट पर ट्रक चढ़ा, हवलदार अर्जुन सिंह की मौके पर मौत, गर्दन धड़ से अलग हुई। नीचे एक धुंधली फोटो थी। वो वही चेहरा था जो अभी उनके बीच बैठा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी, उसका नंबर वही था जो राघव के ट्रक का था। राघव की चीख निकल गई। छोटू, हमने इसे नहीं मारा। ये ट्रक तो मैंने 3 साल पहले खरीदा है। उस्ताद, छोटू ने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो देखो। सड़क के किनारे एक पत्थर लगा था। उस पर लिखा था, खूनी मोड़, यहां रुकना मना है। और उस पत्थर के पीछे वही पुलिस वाला खड़ा था, अपना कटा हुआ सिर हाथ में लिए हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। राघव ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक महारानी दहाड़ते हुए उस कटे हुए सिर वाले साए से दूर भागने लगी। इंजन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उस्ताद, तेज चलाओ, वो पीछे आ रहा है। छोटू बदहवास होकर चिल्लाया। राघव की आंखें फटी की फटी थीं। करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध ट्रक चलाने के बाद सामने सड़क पर वही पीला पत्थर दिखाई दिया। खूनी मोड़, यहां रुकना मना है। राघव के माथे पर पसीना आ गया। ये क्या? अभी तो हम इसे पीछे छोड़ आए थे। उसने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ाया। अगले 5 मिनट में फिर वही पत्थर आया, फिर वही पुलिस चेकपोस्ट और वही टूटा हुआ लालटेन। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। राघव ने स्टीयरिंग को जोर से पीटा। छोटू, किलोमीटर देख, हम सीधा चल रहे हैं, फिर चक्कर कैसे कट रहा है? छोटू ने डैशबोर्ड पर लगे मीटर को देखा। सुई स्थिर थी। न किलोमीटर बढ़ रहे थे, न कम हो रहे थे। समय जैसे ठहर गया था। छोटू ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:47 बजे थे। राघव ने सोचा कि शायद वो रास्ता भटक गया है। उसने ट्रक को एक यू टर्न दिया और वापस मुड़ गया। उसे लगा कि पीछे जाने से वो इस दायरे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक मोड़ा, सामने फिर वही नजारा था। वही टेढ़ा पेड़, वही कोहरा और वही सफेद साड़ी वाली औरत जो कहानी की शुरुआत में मिली थी। उस्ताद, ये तो वही औरत है। छोटू की आवाज गले में फंस गई। इस बार राघव ने ब्रेक नहीं मारा। आज जो होगा देखा जाएगा। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। ट्रक उस औरत के आर पार निकल गया, जैसे वो धुआं हो। लेकिन शीशे में देखते ही राघव के होश उड़ गए। पीछे के कैबिन में जहां तिरपाल बंधा था, वहां से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप, जैसे कोई भारी कदमों से ट्रक की छत पर चल रहा हो और धीरे धीरे ड्राइवर के केबिन की ओर झुक रहा हो। उस्ताद, घड़ी देखो। छोटू रोने लगा। राघव ने घड़ी देखी। अभी भी 2:47 बज रहे थे। उसने मोबाइल निकाला, वहां भी 2:47। रेडियो चालू किया तो सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, यहां से कोई बचकर नहीं जाता, यहां से कोई बचकर नहीं जाता। अचानक ट्रक के अगले कांच पर ऊपर से एक हाथ लटका। वो हाथ पीला और सड़ा हुआ था, जिसकी नाखून उखड़े हुए थे। वो हाथ धीरे धीरे कांच को खुरचने लगा। कच कच कच। तभी केबिन की छत के ऊपर से एक चेहरा नीचे की ओर लटका। वो वही पुलिस वाला था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने कांच पर अपने खून से सने हाथ से उल्टा लिखना शुरू किया, YOUR नेक्स्ट। हम मर चुके हैं क्या उस्ताद? छोटू ने कांपते हुए पूछा। राघव ने चीख कर कहा, नहीं, हम लड़ेंगे। उसने अपनी सीट के नीचे से लोहे का रॉड निकाला, लेकिन जैसे ही उसने हमला करना चाहा, ट्रक का टायर फटने की जोरदार आवाज आई और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। खाई की कगार पर ट्रक का रुकना एक चमत्कार था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। ट्रक का अगला हिस्सा हवा में झूल रहा था और नीचे पाताल जैसी गहरी खाई थी। धमाके की आवाज शांत हुई तो चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। न हवा की सरसराहट, न झींगुरों का शोर। राघव और छोटू की सांसें तेज चल रही थीं। तपाक तपाक तपाक। ट्रक के पीछे लोडिंग एरिया, डाले से कुछ गिरने की आवाज आई,
जैसे कोई भारी चीज गीली जमीन पर गिरी हो। उस्ताद, पीछे कोई है, छोटू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। राघव ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और उसे झकझोर कर जलाया। टॉर्च की पीली रोशनी कांप रही थी। उसने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और पीछे की ओर देखा। ट्रक का नीला तिरपाल, जो कसकर रस्सियों से बंधा होना चाहिए था, अब बीच से ढीला होकर फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हमने तो इस ट्रक में सिर्फ रुई की बोरियां लादी थी राघव, उसने खुद से कहा। फिर ये आवाज कैसी? राघव ट्रक से नीचे उतरा। जमीन ठंडी थी जैसे बर्फ। वो धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। छोटू भी उसके पीछे पीछे लोहे की रॉड थामे चल रहा था। जैसे ही वे ट्रक के पीछे पहुंचे, उन्हें एक सड़ी हुई गंध आई, वही गंध जो उस पुलिस वाले के पास से आ रही थी। तिरपाल के नीचे से कुछ काला सा तरल पदार्थ धीरे धीरे टपक रहा था। राघव ने कमकपाते हाथों से तिरपाल की रस्सी खोली और उसे एक झटके में हटाया। अंदर रुई की बोरियां नहीं थीं। वहां दर्जनों पुराने जंग लगे बक्से रखे थे। हर बक्से पर एक तारीख लिखी थी और एक नाम। राघव ने टॉर्च की रोशनी एक बक्से पर डाली। उस पर लिखा था अर्जुन सिंह, 7 मार्च 2016। उस्ताद, ये तो वही पुलिस वाला है, छोटू चिल्लाया। राघव ने दूसरा बक्सा देखा। अज्ञात महिला, 12 अगस्त 2010। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। हर बक्सा उस हाईवे पर मरने वाले किसी न किसी इंसान का था। ये ट्रक कोई सामान नहीं ढो रहा था, ये मौतों का हिसाब लेकर चल रहा था। तभी राघव की नज़र सबसे पीछे रखे एक नए चमचमाते बक्से पर पड़ी। उस पर कोई तारीख नहीं थी, लेकिन उस पर 2 नाम लिखे थे। राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर टिकाई। उसके हाथ पत्थर के हो गए। उस बक्से पर लिखा था राघव और छोटू, 7 मार्च 2026। आज की तारीख? राघव की आवाज हलक में फंस गई। आज 7 मार्च है। तभी बक्से का ढक्कन धीरे से खुला। अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ राघव का ही था। उसके हाथ में वही कड़ा था जो राघव ने पहन रखा था। अचानक ट्रक के अंदर रखे सारे बक्से एक साथ खड़खड़ाने लगे। उन बक्सों के अंदर से चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ आजाद होने के लिए छटपटा रही हों। ये ट्रक हमें कहीं ले जा रहा है छोटू। ये ट्रक हमें मंडी नहीं बल्कि नर्क के उस पार ले जा रहा है जहां ये सब फंसे हुए हैं, राघव चिल्लाया। पीछे से वही गला हुआ पुलिस वाला और सफेद साड़ी वाली औरत अंधेरे से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। वे अकेले नहीं थे, उनके पीछे एक पूरा कारवां था, उन लोगों का जो इस हाईवे पर कभी न कभी गायब हुए थे। राघव को अब समझ आ गया था कि यह ट्रक सिर्फ लोहा और इंजन नहीं है, बल्कि एक जीवित नर्क है जो रूहों को कैद करके इस हाईवे पर अनंत काल तक घुमाता रहता है। जब तक ये ट्रक सलामत है, ये लूप कभी नहीं टूटेगा। छोटू, भाग, राघव दहाड़ा। नीचे उतर और जितना तेज भाग सकता है भाग। छोटू रो रहा था। उस्ताद, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये हुक्म है मेरा, भाग। राघव ने छोटू को जोर से धक्का दिया और वो सड़क के किनारे झाड़ियों में जा गिरा। राघव वापस ड्राइवर की सीट पर कूदा। बाहर रूहों का घेरा करीब आ चुका था। ठंडी नीली रोशनी में उन सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे सब खाली आंखों से राघव को देख रहे थे, जैसे उसे अपने साथ शामिल करने के लिए बुला रहे हों। राघव ने देखा कि डैशबोर्ड पर लगी भगवान की छोटी सी मूर्ति अब काली पड़ चुकी थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने ऐसी आवाज की जैसे कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो। राघव ने डीजल के टैंक का ढक्कन पहले ही खोल दिया था और अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़कर उसमें ठूंस दिया था। उसने माचिस निकाली। तुम सबको आज़ादी चाहिए ना? तो लो, आज आज़ाद हो जाओ। राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने माचिस जलाई और कमीज के उस टुकड़े में आग लगा दी। आग की लपटें धीरे धीरे टैंक की ओर बढ़ने लगीं। राघव ने गियर डाला और ट्रक को सीधे उस गहरी खाई की ओर बढ़ा दिया जहां से वो अभी बचकर निकले थे। ट्रक रफ्तार पकड़ने लगा। रूहें अब खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। उनके हाथ राघव के गले तक पहुंच रहे थे, लेकिन राघव रुका नहीं। वह मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि इस आग में वो भी भस्म हो जाएगा, लेकिन ये खूनी हाईवे हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जैसे ही ट्रक का अगला हिस्सा खाई की ढलान पर पहुंचा, राघव ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, जय बजरंग बली। एक भयानक धमाका हुआ। पूरा हाईवे रोशनी से नहा गया। डीजल टैंक फटने से आग का एक विशाल गोला आसमान की तरफ उठा। वो आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक के जंगल कांप उठे।
रूहों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और वे आग की लपटों के साथ धुएं में विलीन हो गईं। खाई की गहराई में जलता हुआ ट्रक किसी टूटते तारे जैसा लग रहा था। धमाका शांत हुए घंटों बीत चुके थे। सूरज की पहली किरण ने जब हाईवे को छुआ तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। सड़क पर न तो वो पुलिस चेकपोस्ट थी और न ही वो पुराना ढाबा। वहां सिर्फ घने जंगल और एक पुरानी टूटी हुई सड़क थी जिस पर सालों से कोई नहीं चला था। छोटू झाड़ियों से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा राख से सना था। वो लड़खड़ाते हुए खाई के किनारे पहुंचा। नीचे ट्रक महारानी का ढांचा जलकर काला पड़ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मलबे से अभी भी यूट्यूब म्यूजिक पर बजने वाले किसी पुराने डरावने लोकगीत की धुन सुनाई दे रही थी। धीमी, बहुत धीमी। उस्ताद, राघव उस्ताद, छोटू चिल्लाया, पर उसकी आवाज चट्टानों से टकराकर वापस आ गई। छोटू को अचानक याद आया कि राघव उस्ताद अपनी हर यात्रा का वीडियो बनाकर अपने डरावने चैनल पर डालते थे। उसने अपना कांपता हुआ फोन निकाला और राघव का चैनल खोला। वहां एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी। थंबनेल पर लिखा था, आखिरी सफर साक्षात मौत के साथ। छोटू ने वीडियो प्ले किया। वीडियो में राघव का चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे की खिड़की में कोई सड़क नहीं थी, बल्कि सिर्फ अनंत अंधेरा था। राघव कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, छोटू, अगर तू ये देख रहा है तो समझ जा कि मैं मर नहीं सकता। ये ट्रक अब मेरा हिस्सा बन चुका है। मैं और ये महारानी अब इस हाईवे के रक्षक हैं। हम उन रूहों को रोकेंगे जो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हैं। तभी कैमरे के पीछे से वही कटा हुआ पुलिस वाला और सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वे अब राघव पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके पीछे सिपाहियों की तरह खड़े थे। राघव अब उनका शिकार नहीं, उनका कैप्टन बन चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1 साल बाद उसी हाईवे पर एक नया ट्रक ड्राइवर अपनी लॉरी लेकर निकलता है। वो थक कर सड़क किनारे गाड़ी रोकता है। अचानक उसके शीशे पर एक दस्तक होती है। ठक ठक ठक। वो बाहर देखता है। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके हाथ में बीड़ी है और गले में वही पुराना कड़ा खिड़की के पास खड़ा है। आगे मत जाना भाई, उस आदमी ने राघव से कहा। आगे रास्ता बंद है। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, क्यों साहब, आगे क्या है? राघव ने अंधेरी सड़क की ओर इशारा किया जहां एक काला ट्रक बिना लाइट जलाए खड़ा था। आगे वो दुनिया है जहां से कोई वापस नहीं आता। वापस मुड़ जाओ, अभी भी वक्त है। जैसे ही ड्राइवर ने मुड़ने के लिए ट्रक स्टार्ट किया, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर मिट्टी से सना हुआ एक हाथ का निशान था और हवा में गूंजती एक आवाज। छोटू बड़ा होकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनता है और अपने उस्ताद को बचाने वापस उसी हाईवे पर जाता है। 10 साल बीत चुके थे। छोटा डरपोक छोटू अब आर्यन बन चुका था, एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसके पास आधुनिक गैजेट्स, इंफ्रारेड कैमरे और रूहों को ट्रैक करने वाले सेंसर्स थे। लेकिन उसके सीने में आज भी 7 मार्च की उस रात की यादें दफन थीं। आर्यन ने अपनी ब्लैक मॉडिफाइड एसयूवी को उसी पुराने हाईवे के मोड़ पर रोका। उसके साथ उसकी टीम नहीं थी, ये उसकी निजी जंग थी। उसके गले में आज भी राघव उस्ताद का वो पुराना कड़ा लटका था जो उसे मलबे के पास मिला था। उसने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर वही पुराना यूट्यूब चैनल था, @MR राज हॉरर स्टोरी। 10 साल से उस पर कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन आज अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। लाइव नाउ, द फाइनल पिकअप। आर्यन का दिल धड़कने लगा। मैं आ रहा हूं उस्ताद। जैसे ही आर्यन ने हाईवे के डेड जोन में कदम रखा, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पागल हो गए। ईएमएफ मीटर की सुई लाल निशान के पार निकल गई। अचानक उसकी कार के डैशबोर्ड स्क्रीन पर राघव का चेहरा उभरा। वापस चला जा छोटू, अब मैं वो राघव नहीं रहा जिसे तू जानता था। राघव की आवाज में हजारों रूहों की गूंज थी। मैं आपको आजाद कराने आया हूं उस्ताद। आपने अपनी आहुति दी थी, लेकिन यह हाईवे आपको कैद कर चुका है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। तभी सड़क के बीचों बीच एक काली छाया उभरी। वो कोई साया नहीं था, बल्कि तरल धुएं से बना एक ट्रक था। वो वही महारानी ट्रक था जो अब लोहे का नहीं बल्कि काली ऊर्जा का बना था। उसके हेडलाइट्स से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी।
आर्यन ने एक विशेष साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइस चालू की जो रूहों के बंधन को कमजोर कर सकती थी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी गूंजी, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा भयानक था। केबिन के अंदर कोई सीट नहीं थी, सिर्फ गलियों जैसा एक रास्ता था जो पीछे लोडिंग एरिया की ओर जाता था, जहां अब हजारों रूहें चीख रही थीं। आर्यन अंदर घुसा। उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर राघव बैठा था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से जुड़ चुके थे। उसकी खाल और ट्रक का लोहा एक हो गए थे। वो ट्रक का इंजन बन चुका था। उस्ताद! आर्यन ने राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ राघव के शरीर के आर पार निकल गया। आर्यन, इस हाईवे का शैतान मुझसे भी बड़ा है। वो इस ट्रक के नीचे सड़क की गहराइयों में सो रहा है। जब तक वो नहीं मरेगा, कोई आजाद नहीं होगा, राघव ने कराहते हुए कहा। अचानक पूरी सड़क कांपने लगी। ट्रक के नीचे से काली जड़ें निकलीं और आर्यन के पैरों को जकड़ने लगीं। सड़क के बीच से एक विशाल आकृति बाहर आई। ये हाईवे की रूह थी, जो उन एक्सीडेंट्स से बनी थी जो पिछले 50 सालों में वहां हुए थे। उसका चेहरा उन सभी ड्राइवरों का मिश्रण था जो वहां मरे थे। मुझे एक नया ड्राइवर चाहिए, शैतान की आवाज गूंजी। राघव पुराना हो गया है, अब तुम्हारी बारी है आर्यन। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला। मैंने 10 साल सिर्फ डरने में नहीं, बल्कि रिसर्च करने में बिताए हैं। उसने एक होली सॉल्ट ग्रेनेड, पवित्र नमक का गोला और एक हाई वोल्टेज स्पिरिट ट्रैप निकाला। आर्यन ने ट्रैप को ट्रक के केंद्र में फिट कर दिया। उस्ताद, जब मैं इशारा करूं तो अपनी पूरी ऊर्जा इस स्टीयरिंग में डाल देना। हमें इस हाईवे को ओवरलोड करना होगा। एक तरफ से शैतान की काली जड़ें आर्यन को खींच रही थीं और दूसरी तरफ से राघव अपनी बची कुची इंसानियत से ट्रक को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने स्विच दबाया। एक नीली बिजली का धमाका हुआ जिसने पूरे हाईवे को हिला दिया। रूहें ट्रक के अंदर से बाहर की ओर भागने लगीं। राघव का शरीर धीरे धीरे ट्रक से अलग होने लगा। अब उस्ताद, अब! राघव ने आखिरी बार स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस शैतानी आकृति के सीने में दे मारा। एक सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ और सब कुछ धुंधला हो गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं तो वो हाईवे के किनारे लेटा था। सुबह की ताजी धूप खिली थी। सामने जलता हुआ ट्रक नहीं था, सिर्फ पुरानी राख थी। उसके हाथ में राघव का वो कड़ा अब टूट चुका था। तभी उसे सड़क पर एक धुंधली परछाई दिखी। राघव खड़ा था। इस बार वो डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसके पीछे वे सभी रूहें थीं जो अब सफेद रोशनी की ओर बढ़ रही थीं। राघव ने आर्यन को सलाम किया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और आखिरी रिकॉर्डिंग की। केस नंबर 666, क्लोज्ड। उस्ताद आजाद हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, उसने रेडियो चालू किया। रेडियो पर एक धीमी आवाज आई। शुक्रिया छोटू। आज भी जब कोई ड्राइवर उस खूनी मोड़ से गुजरता है तो उसे दूर खाई में एक जलती हुई मशाल दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो राघव है जो आज भी वहां खड़ा है ताकि कोई दूसरा ट्रक उस शैतानी लूप में न फंस सके। उस शैतानी ट्रक की उत्पत्ति की कहानी। साल 1976। धूल भरी सड़कें और चारों ओर घना जंगल। इस हाईवे का निर्माण अभी पूरा ही हुआ था। बलदेव सिंह, एक ऊंचा पूरा और सख्त मिजाज आदमी, ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर एक नया ट्रक खरीदा था। उसने बड़े प्यार से उसका नाम रखा था महारानी। बलदेव का सपना था कि वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनेगा। लेकिन उस समय इस हाईवे के पास एक प्राचीन कबीला रहता था जो एक पवित्र पीपल के पेड़ की पूजा करता था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ में उनके पूर्वजों की रूहें बसती हैं। हाईवे के ठेकेदार ने बलदेव को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। बलदेव, अगर तुम रातों रात इस पेड़ को उखाड़कर यहां से हटा दो तो मैं तुम्हें शहर की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक बना दूंगा। ये पेड़ सड़क के बीच में आ रहा है। बलदेव लालच में अंधा हो गया। कबीले वालों ने उसे चेतावनी दी, बलदेव, इस पेड़ को मत छूना। अगर पूर्वजों का घर टूटा तो वे तुम्हारे घर को कभी बसने नहीं देंगे। लेकिन बलदेव ने किसी की नहीं सुनी। अमावस्या की काली रात में उसने अपनी महारानी ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक के अगले हिस्से में उसने लोहे की मोटी जंजीरें बांधी और उन्हें उस पवित्र पेड़ के तने से लपेट दिया। बलदेव ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। ट्रक दहाड़ा। टायर मिट्टी उड़ाने लगे।
जैसे जैसे पेड़ की जड़ें जमीन छोड़ रही थीं, हवा में एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसानी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक साथ रो पड़ा हो। अचानक पेड़ की एक भारी टहनी टूटकर ट्रक के केबिन पर गिरी। कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन बलदेव नहीं रुका। उसने आखिरी बार जोर लगाया और वो प्राचीन पेड़ अपनी जगह से उखड़ गया। पेड़ के गिरते ही उसकी जड़ों से काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगा, जो डीजल जैसा लग रहा था। वो तरल धीरे धीरे महारानी के टायरों और इंजन में समाने लगा। कबीले के बुजुर्ग ने मरते हुए बलदेव को शाप दिया, तूने रूहों का ठिकाना उजाड़ा है बलदेव। अब तेरा ये ट्रक ही रूहों का पिंजरा बनेगा। तू और जो भी इस ट्रक को चलाएगा वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। ये हाईवे तेरी और तेरे जैसों की कब्रगाह बनेगा। उसी रात बलदेव ट्रक लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचा जहां आज खूनी मोड़ है, उसे ट्रक के अंदर अजीब सी हलचल महसूस हुई। पीछे लोडिंग एरिया में जहां कुछ नहीं था, वहां से सैकड़ों अदृश्य हाथों ने तिरपाल को खुरचना शुरू किया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ब्रेक फेल हो गए। बलदेव ने देखा कि डैशबोर्ड पर लगी भगवान की मूर्ति बीच से फट गई है। सामने वही बूढ़ा कबीलाई खड़ा था। बलदेव ने उसे बचाने के लिए ट्रक मोड़ा, लेकिन ट्रक सीधा एक पत्थर से जा टकराया। वही पत्थर जो आज खूनी मोड़ का मील का पत्थर है। बलदेव की गर्दन शीशे से कटकर अलग हो गई, लेकिन उसका शरीर अब भी स्टीयरिंग थामे बैठा था। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें न तो बलदेव की लाश मिली और न ही वो ट्रक। वहां सिर्फ एक जलता हुआ गड्ढा था। महारानी ट्रक अब साधारण लोहा नहीं रहा था। वो उस प्राचीन शाप और बलदेव के लालच से मिलकर एक जीवित शैतान बन चुका था। वो हाईवे की हर मौत को अपने अंदर सोखने लगा। हर वो ड्राइवर जो लालची था या जिसकी मौत उस हाईवे पर हुई, वो उस ट्रक के बक्से में कैद होता गया। दशकों तक ये सिलसिला चलता रहा। बलदेव के बाद कई ड्राइवर आए और आखिर में ये ट्रक राघव के पास पहुंचा। राघव ने अपनी जान देकर इस शाप को रोकने की कोशिश की और आर्यन, छोटू ने उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। आज वो हाईवे शांत है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जहां वो पुराना पीपल का पेड़ था, वहां अब एक छोटा सा पौधा उगाया है। लोग कहते हैं कि वो पौधा राघव और आर्यन की बहादुरी का प्रतीक है, जिसने उस 50 साल पुराने शाप को जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन हाईवे की कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी और सुनसान सड़क पर एक और ट्रक अपनी लाइटें बंद किए किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा होगा। उम्मीद है आपको ये डरावना सफर पसंद आया होगा। तो ये थी महारानी ट्रक और उस मनहूस हाईवे की पूरी दास्तां। एक ऐसा सफर जो 1976 की एक लालची रात से शुरू हुआ और आज राघव व आर्यन की बहादुरी पर आकर थमा। हमने देखा कि कैसे इंसान की एक भयानक भूल दशकों तक रूहों का पिंजरा बन सकती है। कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि भटकने के लिए बने होते हैं। महारानी भले ही अब कबाड़ का ढेर बन गई हो, पर उस हाईवे की हवाओं में आज भी बलदेव की चीखें और इंजन की वो पुरानी गूंज दफन है। इस सीरीज को अपना समय और प्यार देने के लिए शुक्रिया। अगर आप अब भी अपनी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उस काले साए की तलाश कर रहे हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि हर कहानी का अंत एक नई दहशत की शुरुआत हो सकता है।